जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूपीएससी के प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, जहाँ किसी फसल की समय अवधि पूछ लेते हैं या फिर किस जलवायु में अनुकूल होता है। तो इसी के मद्देनज़र आज चाय के उपलक्ष्य में मैं बताऊंगा आपको कि चाय की किस प्रकार की कॉफ़ी किस जलवायु में उपलब्ध होती है और भारत में इसका क्या स्थान है निर्यात में, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो पहले आइए एक परिचय देख लेते हैं चाय के बारे में। चाय एक कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बना एक पेय पदार्थ है। तो पौधे के नाम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। अक्सर ये फैक्ट रख देते हैं, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट कर लेना, दिमाग से बाहर निकाल लेना। कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बना एक पेय पदार्थ होता है। पानी के बाद यह दुनिया का सबसे ज़्यादा पिए वाला पेय पदार्थ होता है। ये जरूर नोट कर लीजिए आप, ये जरूर नोट कर लीजिए। पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा होता है? चाय होता है। अब आइए इसकी उत्पत्ति की दशाएं देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। बैकग्राउंड के तौर पर ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। तो पूर्वोत्तर भारत हो या उत्तरी म्यांमार हो या दक्षिण पश्चिम चीन में हो, यह कुछ क्लियर नहीं हुआ, पर इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी। लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सका कि इसमें से वास्तव में पहली बार कहाँ पाई गई थी। लेकिन हाँ, इस बात के प्रमाण हैं कि 5000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया जाता था। अब आइए, अब जरूर नोट कीजिए, अब स्टार लगा लीजिए। अक्सर इस प्रकार की आपको सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे यह किस फसल की अनुकूल दशाएं हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसे नोट करते रहिए। विकास की दशाएं, विकास की दशाएं। अक्सर कपास की पूछी जा चुकी, तो एक दिन टॉपिक को निकाल के आपको कपास की भी क्लियर कर देंगे। कपास की अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहले क्या, जलवायु कैसी होनी चाहिए? चाय एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो यहाँ यूपीएससी खाली उष्ण कटिबंधीय रख देगा या सिर्फ उपोष्ण रख देगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये उष्ण के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी अच्छी पैदावार होती है। अब यहाँ एक बात आप कॉमन सेंस लगाइए। उष्ण क्या होता है? गर्म होता है, तो गर्म, और उपोष्ण यहाँ हल्का सा ठंडा बना होता है, तो आर्द्र। तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं? उष्ण और उपोष्ण। तो आपको अगर एक भी चीज़ आता है, एक अगर यही चीज़ आता है तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पता है जैसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है, तो आप जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं कि उष्ण में गर्म जलवायु होती है, उपोष्ण में आर्द्र जलवायु होती है। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जहाँ पर गर्म एवं आर्द्र जलवायु की इनकी एक अनुकूल उपस्थिति होनी चाहिए। तापमान के जन्य तापमान आपने देखा होगा हमेशा उष्ण में 30 होता है, 25 29 30 हो जाता है, लेकिन उपोष्ण में 20 से 25 रहता है। तो उसी के बीच में देखिए एवरेज क्या है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और 35 से अधिक होगा तो हानिकारक होगा, और 10 से कम होगा तो हानिकारक होगा। 10 से कम और 35 से अधिक होने पर ये इस तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। तो आदर्श कितना है? 20 से 30 तक, 20 से 30 तक होना चाहिए। उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा, उष्ण और गर्म और आर्द्र जलवायु, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 से अधिक होने पर हानिकारक, 10 से कम होने पर हानिकारक। वर्षा पूरे वर्ष भर होनी चाहिए, किसी एक स्थान नहीं। वर्षा के लिए इसके लिए पूरे वर्ष समान रूप से वर्षा होनी चाहिए। और कितनी? 150 से 300। फिर अब मैं आपको बताऊँ कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दिन भर कड़क धूप निकलती है, फिर शाम को बादल बनते हैं दोपहर के समय, और शाम तक संघनन होकर वर्षा हो जाती है। तो वर्षा होती है तो यहाँ पर प्रतिवर्ष मौसम होता है, पूरे वर्ष समान रूप से मौसम होता है, और घनघोर वर्षा होती है। तो 150 से 300 सेंटीमीटर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ आपको अगर कोई भी एक फैक्ट पता होने पर आप किसको भी हल कर सकते हैं, किसी को भी कॉमन, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा। अभी तक तो हमने जलवायु देखी, अब इसकी मिट्टी के प्रकार देखते हैं। यूपीएससी मिट्टी पर भी क्वेश्चन डाल देती है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त छिद्रमय छिद्रमय या छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा होती है। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी अम्लीय की जगह क्षारीय कर देगा, क्षारीय कर देगा। तो यहाँ नोट कीजिएगा आप, यहाँ यूपीएससी क्षारीय ना कर दे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए कि यह अम्लीय मृदा होगी। यानी दो टूक में बात समझिए आप, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा
छिद्रमय अम्लीय होनी चाहिए, छिद्रमय अम्लीय होनी चाहिए जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर, जहाँ छिद्र होगा तो वहाँ जल ऑब्वियसली आसानी से चला आएगा। तो छिद्र में अगर आपने पढ़ा है तो जल आसानी से प्रवेश कर सके, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्या होगा, छिद्रमय या छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा होनी चाहिए। अम्लीय मृदा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अम्लीय मृदा होनी चाहिए, क्षारीय नहीं, अम्लीय मृदा होनी चाहिए कैल्शियम के बिना। और कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगी ना। और भारत और चाय का अब रिश्ता देख लेते हैं। निसंदेह भारत में सभी लोग सुबह सुबह सभी चाय बाद कॉफ़ी पीने अवश्य है। तो चाय के पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक पिए जाने पदार्थ ऐसे ही नहीं बन गया है, क्योंकि सभी लोग चाय पीते हैं। तो इसलिए भारत में लगभग देखिए 135 करोड़ आबादी हो गई है। अगर पिएंगे भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नोट करना, भारत विश्व में सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है, यानी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है और उपभोग के मामले में खाने पीने में नंबर 1 और पैदा करने में नंबर 2, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन है, तो चीन है सबसे ज़्यादा उत्पादक में। भारत पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। चौथे नंबर पे क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरे नंबर पे क्या है, उत्पादक है। और पहले नंबर पे क्या है, उपभोक्ता है। तो 1, 2, 4 याद रखिए। पहले नंबर पे क्या है, उपभोक्ता में है। सेकंड नंबर में क्या है, उत्पादक में है। फोर्थ नंबर में क्या है, निर्यातक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं मेजर टी प्रोडक्शन, जो भारत के जो मुख्य चाय उत्पादक राज्य या चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं एक फिगर में। ये देखिए मेजर 3 टी प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं। एक दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, दार्जिलिंग ये पड़ता है, लिखिए वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और असम पता है आपको, ये असम है, तो असम का क्षेत्र पड़ता है। फिर नीलगिरी क्या है, साउथ में, ये देखिए आप। अगला टॉपिक है जीएम फसलें, यानी जेनेटिक मॉडिफाई फसल है। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछती रहती है। तो आइए देखते हैं। जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाई खाद्य पदार्थ उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनके जीन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उनसे उत्पादित फसल को क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई या जीएम फसल कहते हैं। आमतौर पर इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवंशिक गुणों को सामान्य प्रजाति की फसलों की उपज में वृद्धि, जैसे किसी कोई हमारे होता है, जैसे कोई एक पेड़ है, उसकी एक खासियत है कि वो आसपास अपने खरपतवार उगने नहीं देता है। तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस पेड़ के उस जीन को निकालकर और अपने किसी गेहूं में या धान में या किसी में डाल देंगे। डालने से क्या हो जाएगा कि उसमें गेहूं में उत्पादक भी होगी, जो खरपतवार निकल आती है वो खरपतवार नहीं निकलेगी। तो ये फायदा होता है उससे। तो क्या, आनुवंशिक, किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवंशिक गुणों को सामान्य प्रजाति में अगर आप डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, खरपतवार वह जो वृद्धि करेगा तो खरपतवार के प्रति सहिष्णु यानी उसे रोकेगा, रोग या सूखे के प्रति प्रतिरोधक होगा, यानी रोग और सूखे को सहन करने की क्षमता होगी। और उसमें पोषक में न्यूट्रिशन में सुधार होगा, यानी किसी में ऐसे विटामिन ए की मात्रा कम है तो उसमें बढ़ा कर डाल दी, तो इसका पोषण में सुधार के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो अब आप समझिए जेनेटिक मॉडिफाई फसल कैसे होती हैं, इसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है। संभवतः जेनेटिक मॉडिफाई चावल यानी जीएम चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए की अधिक मात्रा होती है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस पर पूछा था, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो इसमें क्वेश्चन आया था गोल्डन राइस। इसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन ए की। गोल्डन राइस, तो ऐसे पूछते गोल्डन राइस में कैसी फसल है, सामान्य फसल है कि जेनेटिक मॉडिफाई, तो जेनेटिक मॉडिफाई किसकी फसल है, चावल की फसल है। गोल्डन राइस में डैफोडिल्स और मक्का के पौधे के जीन सम्मिलित किए जाते हैं। जो गोल्डन राइस है उसमें डैफोडिल्स और मक्का के जो जीन होते हैं उसको सम्मिलित करके बनाया जाता है। और ये मक्का में देखो आपने पढ़ा होगा, मक्का में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है और मक्का पीले कलर का होता है, तो इसलिए गोल्डन कलर का पीले टाइप का होता है, इसी कारण इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया। यह विटामिन ए से समृद्ध होता है। कौन सा, गोल्डन राइस।
भारत में केवल एक फसल व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी है। तो आप ये नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी पीछे कहते हैं भारत को में तो भारत में 4 फसलें हैं या भारत में एक भी फसल को मंजूरी नहीं दी गई तो गलत है। नहीं, भारत में केवल एक जीएम फसल को व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी गई, उसका नाम क्या है? बीटी कपास। सिर्फ बीटी कपास को खेती की मंजूरी दी गई है, वो भी सरकार द्वारा इसे, बाकी अन्य को किसी को मंजूरी नहीं दी गई है। देश में किसी भी जीएम फसल को व्यावसायिक रूप से खेती की मंजूरी नहीं दी गई है। हमें किसी को मंजूरी नहीं दी गई है, सिर्फ बीटी कपास को। यहाँ बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये बात और नोट कीजिए आप। अभी हाल ही में गैर जीएम फसल यानी गैर जेनेटिक मॉडिफाइड फसल जो शाकनाशी है या साग में जो खरपतवार उगते हैं, शाकनाशी सहिष्णु चावल की पहली किस्में लॉन्च की गई हैं, जिसे सीधे बोया जा सकता है। इस प्रकार पानी और श्रम लागत की बचत होगी, क्योंकि ये फसलें हैं पानी को कम लेंगी और उनमें जो खरपतवार के लिए आपको लेबर लगाने पड़ते हैं तो वो अपने आप स्वयं ही नहीं उगने देंगी, तो श्रम की बचत होगी। और इसका नाम क्या है? पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1985। और इसके साथ ही साथ IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई जीन संपादक तकनीक, एक नई तकनीक का विकास कर रहा है। क्या नाम है इसका? साइट डायरेक्ट न्यूक्लियस, ये क्या? SDN 1 और 2, SDN 1-2 क्या है? साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, साइट डायरेक्ट न्यूक्लियस 1 और 2 के माध्यम से सूखा सहिष्णु, लवण सहिष्णुता, चावल के मतभेदों को बनाने के लिए चावल के उपभेदों यानी वर्गीकरण को बनाने के लिए भी काम कर रहा है इन विषय पर। यानी SDN 1 और 2 पर भी काम कर रहा है। कौन? IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे अभी तक नियामक यानी रेगुलेटरी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। काम कर रहा पर इसे सरकार द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है। जो किसी भी अन्य प्रजाति के जीन की प्रविष्टि के बिना चावल के पौधों के अपने जीवन को प्रभावित कर सके। कुल मिलाकर समझिए कि SDN तकनीक पर काम चल रहा है, भारत सरकार काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए